Good morning, student. Today we will discuss to the second half of the chapter, that is diversity. आज हम जो है second part है diversity का, उसके ऊपर चलेंगे. In the previous lecture we were discussed about the living features of the living organism या characteristics of the living organism की हमने बात की थी. आज हम लोग बात करेंगे बेटा diversity in living world. हमारे living world में कितनी diversity मिल रही है उसकी हम लोग बात यहाँ पर करेंगे. ठीक है. अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपने आसपास एक किसी पार्क में जाओ और वहाँ पे जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं उनको कलेक्ट करके लाओ, तो आप देखोगे कि आपके आसपास बहुत सारे प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, जिनमें से कुछ को आप जानते हो और कुछ को आप नहीं जानते. ठीक है. बिल्कुल ऐसे ही जैसे जैसे आप अपना एरिया बढ़ाते चले जाओगे, उस पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ स्पीशीज भी आपके क्या हो जाएंगे बेटा, बढ़ते चले जाएंगे. तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारी धरती के ऊपर बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा है. बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा है. तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग ऑर्गेनिजम्स the variety and variability among organisms is called as बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. विभिन्नता इसको आप बोलते हो, जैविक विभिन्नता इसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं कि धरती के ऊपर जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, जितने भी प्रकार के प्लांट मिल रहे हैं या जितने भी प्रकार के एनिमल मिल रहे हैं, उन सभी में जो डाइवर्सिटी है वो क्या कहलाएगी, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है. अप्रोक्सीमेट 1.7 to 1.8 मिलियन के करीब हम लोगों को ऐसा माना गया. रॉबर्ट मे एक साइंटिस्ट ने बोला था कि लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन के करीब आपके पास ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, जो कि धरती का बहुत बड़ा एरिया कवर किए हुए हैं. और इतने ही अभी डिस्कवर करने बाकी हैं. इतने मिले हुए हैं उससे टू बी डिस्कवर, और जितने मिल चुके हैं उससे कहीं ज्यादा अभी डिस्कवर करने बाकी हैं. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी धरती जो है अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म से अटी पड़ी है. आप जैसे जैसे अपने एरिया को बढ़ाते चले जाएंगे आपको नई नई स्पीशीज मिलती चली जाएंगी. एक्सप्लोर जितना ज्यादा आप करेंगे उतने ही ज्यादा आपको नए नए ऑर्गेनिज्म मिलते चले जाएंगे. तो आपने देखा होगा मिलियंस ऑफ प्लांट हमारे आसपास प्रेजेंट हैं, जो अलग अलग हैबिटेट के हैं, अलग अलग प्रकार की एडेप्टेशन उनके पास मिली हुई है, अलग अलग प्रकार से मिलते हैं. अब एक इम्पोर्टेंट चीज आप बड़ी देखना है यहाँ पे कि एक कोई भी फ्रूट है, जैसे वो फ्रूट हमारे यहाँ भी मिल रहा है, किसी बाहर की कंट्री में मिल रहा है, आपके पड़ोसी देशों के अंदर भी मिल रहा है, लेकिन अब विद इन द कंट्री भी वो बहुत जगहों पर मिल रहा है. यहाँ भी मिल रहा है, 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 यहाँ भी मिल रहा है. इस तरीके से काफी जगहों पर उसकी प्रेजेंस देखी जाती है. लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि हर एक ऑर्गेनिज्म का जो है, हर उस ऑर्गेनिज्म का एरिया के हिसाब से जो यूज है या एरिया के हिसाब से जो उसका एक नाम है वो बहुत ही ज्यादा अलग अलग देखने को मिलता है. जैसे कि अगर हम लोग बनाना की ही बात करें, बनाना जो है बेटा किसी जगह पे इसको बनाना ही बोल देते हैं, कहीं पे इसको केला बोल देते हैं, कहीं पे इसको कदली बोल देते हैं, कहीं पे इसको कदी फल बोल देते हैं. तो इस तरीके से आपको अलग अलग नाम जगह जगह पर देखने को मिल सकते हैं. तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इतने नाम किसी एक ही चीज के होंगे, और हो सकता है बाहर किसी कंट्री में जाओ तो ये किसी और नाम से जाना जाए, या हो सकता है किसी को बनाना ही ना पता, उसको केला ही पता हो या उसको कदली ही पता हो. तो इस तरीके से हर ऑर्गेनिज्म के अपने लोकल एरिया में अलग अलग नाम है. एक कंट्री के अंदर विद इन ए कंट्री भी इतनी डाइवर्सिटी मिल जाती है कि आपको बहुत प्रकार के नाम एक ही ऑर्गेनिज्म के देखने को मिल जाएंगे. तो इसीलिए क्या किया गया, एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न की आवश्यकता पड़ी. पैटर्न मतलब एक तरीके की आवश्यकता पड़ी भी, हम कहीं भी चले जाएं, वर्ल्ड के किसी भी कोने में हम चले जाएं, हमें एक स्टैंडर्ड नेम पता होना चाहिए उस ऑर्गेनिज्म का. अपने लोकल नाम को तो हम चलो जान रहे हो, एक अलग चीज है, लेकिन एक स्टैंडर्ड मैनर में उस ऑर्गेनिज्म का जो है नाम होना चाहिए. और इस स्टैंडर्ड मैनर में ऑर्गेनिज्म का नाम रखने के लिए दो संस्थाएं आगे आई, दैट इज ICBN और ICZN. ICBN और ICZN क्या थी, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नेमिंग एंड इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नेमिंग. इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नेमिंग, और ऐसे ही ये है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नेमिंग.
ठीक है। इस तरीके से ये दो संस्थाएं हैं जो धरती पे मिलने वाले जितने भी प्लांट हैं या जितने भी एनिमल हैं उन सभी का कोई कॉमन नाम रखती है, यानी कि ये कोशिश करती हैं कि एक स्टैंडर्ड पैटर्न अपनाया जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने का। तो ये जो नाम देने का जो प्रचलन है, जिसको आप नामकरण भी बोल देते हो, वो दोनों इन संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। आईसीबीएन प्लांट्स का करती है, आईसीजेडएन एनिमल का करती है। तो आईसीबीएन फॉर द प्लांट नेमिंग एंड ICZN फॉर द एनिमल के लिए काम करता है। अब ये करते क्या हैं, ये एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं जिसमें कि एक ही नाम ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो किया जाए। और इस प्रोसेस को जिसमें हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है नोमेनक्लेचर और नामकरण। हिंदी में अगर आप जैसे नाम रखते हैं ना, बच्चों का नामकरण करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही एक स्टैंडर्ड नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दे दिया जाता है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही रहेगा, ये कहीं भी चेंज नहीं होगा। नामकरण किया जाएगा और हर जगह पे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको ये नाम बदला हुआ नहीं मिलेगा। और अब हम बात करते हैं कि आपने नाम तो दे दिया, लेकिन नाम देने के लिए, नाम देने से पहले ये जरूरी होता है कि हम ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करें। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि उसको जाने तो सही वो कैसा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला डॉग, तो आप सबको पता है डॉग की पिक्चर आपके माइंड में बन गई। अगर मैंने बोला स्नेक, तो स्नेक की पिक्चर आपके माइंड में बन गई है। तो आइडेंटिफाई तो करें। फॉर एग्जाम्पल आप किसी जंगल में चले गए या किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ पहले कभी नहीं गए, और आपको एक ऐसा क्रिएचर मिला जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा था, ना उसके बारे में कभी पढ़ा था, तो आप उसको लेके और अपने साइंटिस्ट के पास, जो भी काम करते हैं जूलॉजिकल फील्ड में, उसके पास लेकर चले गए और आपने जाके बोला जी मुझे ये एक पौधा मिला है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है बेटा, अगर उस ऑर्गेनिज्म के 4 पैर, आंख है, नाक है या कोई स्नाउट है, इसका मतलब प्लांट तो वो है नहीं। तो सबसे पहली चीज आइडेंटिफाई क्या करी आपने, कि वो एनिमल है। तो इस तरीके से हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद ही हम उस ऑर्गेनिज्म को की नाम देते हैं कि ये किस जगह पे रखा जाएगा। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आपने ग्रुपिंग करनी है तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर किया जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और एक चीज आती है बेटा यहाँ पे क्लासिफिकेशन। तो ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तो आपकी बनती है टैक्सोनॉमी। एंड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कैरोलस लीनियस। इनके आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी नया ऑर्गेनिज्म आपको मिला, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है उसके सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर के हिसाब से। फिर उसको बेटा नाम देने होते हैं और नाम देने की संस्थाएं स्थापित की गई हैं। हम लोग उसको ICBN और ICZN बोलते हैं। इनका काम यही होता है कि ये ऑर्गेनिज्म को नाम देती हैं और ये इंश्योर करती हैं कि धरती के किसी भी कोने में आप चले जाओ, आपको कोई भी वो नाम बदला हुआ नहीं मिलेगा। जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी। एक नाम है, या एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, इसलिए मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, तो इसका मतलब क्या है, ये किसका नाम है। अब आपको पता है आम, आपको पता है मैंगो, आपको पता है, लेकिन हो सकता है वर्ल्ड के किसी कोने में आम किसी को ना पता हो या मैंगो भी ना पता हो, इंग्लिश चलती ना हो, लेकिन उसका एक साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्डाइज नाम रख दिया मैंजीफेरा इंडिका। अब जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, देखो मैं लोकल लोगों की बात नहीं करती, लेमेंस की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन हम जो साइंटिस्ट की बात करेंगे, हम ये देखेंगे कि बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इस चीज को इंश्योर करेंगे कि एक पर्टिकुलर नाम उसको दिया जाए। और फिर धरती के किसी भी कोने पे आप चले जाओ, किसी भी साइंटिफिक कम्युनिटी को आप कम्युनिकेट कर लो, अगर आप वहां जाके बोलोगे जी आई एम वर्किंग ऑन मैंजीफेरा इंडिका, दे विल अंडरस्टैंड टू व्हाट थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो बड़ा आसानी से आपकी बात को समझ जाएंगे। तो इसीलिए नोमेनक्लेचर का होना बहुत जरूरी है, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि हम ऑर्गेनिज्म को सही से नाम दे रहे हैं। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं ना, तो उसमें पहला नाम होता है बेटा उसकी जीनस का और दूसरा होता है उसकी स्पीशीज का। ये चीजें आपको आगे बताई जाएंगी क्या होती हैं ये। तो जब भी नोमेनक्लेचर किया जाता है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला रूल यही होता है कि जो फर्स्ट नेम होगा वो होगा जीनस के लिए,
उसका, और जो सेकंड नेम होगा उस ऑर्गेनिज्म का वो होगा बेटा स्पीशीज के लिए। ये जो नाम है लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। लैटिन भाषा को इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है, यानी इसमें कोई भी बदलाव अब नहीं किए जा रहे हैं। तो जो नाम आप रखोगे वही नाम सदियों तक चलता रहेगा, क्योंकि कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे नोमेनक्लेचर को जिसमें हम जीनस और स्पीशीज दोनों को लेके चलते हैं हम लोग बोलते हैं बायनोमिनल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विपदीय नामकरण, मतलब हमने एक जीनस का नाम लिया, एक उस ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज का नाम लिया, और तो दोनों को जोड़ के लिख दिया तो हमारा क्या बन गया उस पर्टिकुलर स्पीशीज का नाम। तो मैंजीफेरा में मैंजीफेरा इज जीनस एंड इंडिका इज स्पीशीज। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ते हो, और इसको देने वाले कौन थे, कैरोलस लिनियस, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। कैरोलस लिनियस ने इसके बारे में काफी बातें करी थी और लोगों को इस नेमिंग सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्होंने मैंजीफेरा इंडिका का ही एग्जांपल लिया था। अब कुछ रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के, मैं वो आपको बताती हूँ। रूल्स कौन कौन से हैं नोमेनक्लेचर के। सबसे पहला रूल है कि ये नेम इटैलिक्स में लिखे होने चाहिए। ठीक है, इटैलिक्स में होने चाहिए। अगर ये नेम इटैलिक्स में ना हो और तो आप उसको कैसे लिखोगे, अंडरलाइन करके। आपने देखा होगा मैंने अंडरलाइन किए थे, तो या तो इसको इटैलिक्स में लिखा जाए या फिर इसको अंडरलाइन करके लिखा जाए। दूसरी चीज है, ये लैटिन भाषा के बने होते हैं, लैटिनाइज होते हैं। कोई आपसे पूछ लीजिए लैटिन ही क्यों यूज करी और कुछ क्यों नहीं यूज करी, क्योंकि एक डेड लैंग्वेज है, इसमें कोई नए बदलाव नहीं आ रहे हैं। तो जो नाम आपने एक बार रख दिया वो परमानेंट चलता रहेगा। इसमें फर्स्ट लेटर हमेशा जीनस का होगा, फर्स्ट जो है, और सेकंड जो होगा वो आप सेकंड फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो होगा जीनस, एंड सेकंड पार्ट जो होगा वो होगा बेटा इसका स्पीशीज। इसके एग्जांपल भी आपको बताऊंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड जीनस एंड स्पीशीज। फिर इसके बाद आता है इटैलिक्स में लिखा गया है, लैटिनाइज होते हैं ये, लैटिनाइज सॉरी, ठीक है, जीनस और स्पीशीज का होगा। अगर आप इटैलिक्स में नहीं लिखते हो तो आपको वर्ड को अंडरलाइन करना है। फिर दूसरा याद रखना है, जीनस को जो है आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है और स्पीशीज को आपने हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। ये प्रैक्टिस करने पे आएंगे, लेकिन याद करने के लिए बातें हैं। जीनस को आपने कैपिटल लेटर से लिखना है और स्पीशीज को आपने हमेशा स्मॉल लेटर से लिखना है। ये हमेशा लैटिन में लिखा जाएगा। ठीक है, ये चार इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो कुछ एक मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दे देती हूँ, जैसे कि म्यूजा पैराडीसिए का होमो सेपियंस, मैंजीफेरा इंडिका, फेसियोलस वल्गैरिस, और भाई पावो क्रिस्टेसस, अकेशिया। अब आप एक चीज यहाँ पे नोट करो, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पहले चारों वर्ड, ये जो ये पहले वाले हैं, ये है सभी के सभी जीनस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, और ये है उसके स्पीशीज। दूसरी चीज, ये देखो ये कैपिटल लेटर में है सारे, पहला वर्ड हमेशा कैपिटल, और इसी तरह स्पीशीज का पहला वर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में आपको लिखना है। तो जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते हो तो फर्स्ट जो एपिथेट है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है और सेकंड जो है आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम बात करेंगे कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो आई होप आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर समझ में आया होगा। कैरोलस लिनियस ने ये दिया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, हर नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जीनस का और एक स्पीशीज का। जीनस का नाम हमेशा पहले लिखा जाता है, स्पीशीज का नाम हमेशा बाद में लिखा जाता है। अगर आप इटैलिक्स में लिखते हो तो ठीक है, अदरवाइज इनको क्या करना पड़ेगा बच्चों, अंडरलाइन करना पड़ेगा। जीनस का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल, स्पीशीज का पहला वर्ड हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।